गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो वो जो संस्था है किस तरह से काम कर रही है? हमारे समाज में एक बहुत फेमस नाम पर्सनैलिटी रही थी जतन भाई, जो जी जतिन भाटी जी। जतन भाटी जी, वो उनकी पुण्यतिथि से हम वापस आ रहे थे, तो वहाँ से वापस आके हम एक जगह सब लोग बैठे, तो वहाँ हम 8-10 लोग बैठे हुए थे। तो ऐसी बातें चलने लगी, भाई समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे ये बात रखी कि अगर हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ से शुरुआत करके हमारी ट्रस्ट से गोल्ड मेडल 12, सिल्वर मेडल 7, ब्राउन मेडल 6 और नेशनल फेडरेशन कप 6 और टोटल मतलब 31 मेडल अब तक इस ट्रस्ट के द्वारा आ चुके हैं। अच्छा, एनसीआर के गुर्जरों की थोड़ी छवि अलग ही है, क्या कहोगे? क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई जवाब ही नहीं दे सकता इस बारे में। एनसीआर वालों की तुम तारीफ उस चीज में नहीं करते भाई, एनसीआर ने कितने जज दे दिए, कितने खिलाड़ी दे दिए, कितने आईपीएस दे दिए, उन चीजों पर क्यों नहीं करते हो भाई एनसीआर वालों की बढ़ाई? ये जो कहना होता है कि भाई जमीनें बेच दी इसलिए पैसा आ गया, इसलिए दिमाग खराब है। अरे मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी अपनी जमीनें बेची, आपने जमीनें बेची, आपने एक बड़ी सी कोठी बना ली और अपने जो आपने अपना जो लेवल है वो थोड़ा अपग्रेड कर दिया। अब उस लेवल को मेंटेन कैसे करोगे भाई? बिल्कुल। अगर आप कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं और आपकी जो काबिलियत है वो उस लेवल पे नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो आप गुजर लगाएं या ना लगाएं, आपको परेशानी हर जगह होगी। हमारे समाज के लोग अब बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे भी आप ये डाल दो ना कि मैं फलाने रोड पे खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी में पंचर हो गया, तो विद इन मैं कह रहा हूँ 30 मिनट में आपके पास कोई ना कोई मदद के लिए पहुँच जाएगा। बिल्कुल। किस किस मुद्दे को लेके जो गुर्जर महोत्सव के ऊपर बात रखी गई, तो क्या क्या मुद्दे थे और वो क्यों हुए, कहाँ से चीज़ें शुरुआत हुई? गुर्जर महोत्सव ने चीज़ें ऑर्गेनाइज की, जो कलाकार आने वाले हैं, स्टेज पे जो चीज़ें परफॉर्मेंस हुई, अगर आरोप लगा रहे हैं तो कोई स्टेज की ऐसी वीडियो दिखाएं जहां पर गुर्जर महोत्सव की टीम की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिस पर आप उंगली उठा सकते। जहां 10 से 12 लाख लोग उस मेले में घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या हम हर चीज़ पर नज़र रख सकते हैं? नहीं रख सकते। बिल्कुल। आप वहाँ पर अपनी शर्ट उतार के अगर घुमाने लगे या कोई भी व्यक्ति वहाँ पे इस तरह की हरकत करने लगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। एक झूठ को 10 लोग बार बार 100 लोगों से बोलें, कहीं ना कहीं लोग उस झूठ पे विश्वास करना थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। जब सेकंड गुर्जर महोत्सव हुआ उसमें 9.5 लाख एक और करीब 14 लाख रुपए का लॉस था। मतलब कंप्लीट होने के बाद दिवाकर भदौड़ी जी ने वो 14 लाख रुपए जो मेरी नज़रों के सामने जो दिए हैं, वो 12-14 लाख रुपए का लॉस था सेकंड गुर्जर महोत्सव। और फिर भी क्या तीसरा जो गुर्जर महोत्सव है देखने को मिलेगा लोगों को? स्वागत है सुरेंद्र भाटी जी आपका। अरे कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं जो गुर्जर महोत्सव की आपने शुरुआत की थी, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो मुझसे ही शुरू करेंगे, क्या उसके पीछे की एक सोच थी, क्यों सोचा गया कि भाई इस तरह का एक बड़ा लेवल पे काम किया जाए? और सवाल तो बहुत है कि उसमें क्या ऐसी उम्मीद थी कि इतने बड़े लेवल पे वो प्रोग्राम बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा सा शुरुआत में उससे जानना चाहूँगा आपकी। सवाल आपने जब कर ही दिया है मुझसे, तो इसके जो आयोजक हैं जिनकी सोच थी ये, तो एडवोकेट दिवाकर भदौड़ी जी हैं। उन्होंने इस चीज़ को सोचा था और उन्होंने करके भी दिखाया। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट है जिसके जो चेयरमैन हैं वो एडवोकेट दिवाकर भदौड़ी जी हैं। उन्होंने ये चीज़ तैयार की और टीमें जोड़ी गई और सबने मिलके एक कोशिश की और वो एक अच्छे तरीके से कामयाब हो गई। क्योंकि जो पहले वाला आपका गुर्जर महोत्सव रहा बड़ा शांत रहा, अच्छे से लोगों ने एंजॉय भी किया और आप लोगों ने भी खूब उसको मज़े लेके आगे की ओर बढ़े, क्योंकि उसके साथ कुछ दिक्कतें नहीं जुड़ी। आने वाले जो गुर्जर महोत्सव 2 की बात करें, उस पर कई इल्ज़ाम भी आपके ट्रस्ट पर लगाए गए, कई चीज़ें, क्योंकि बहुत फेमस हो चुका था आपका जो गुर्जर महोत्सव फर्स्ट की अगर हम बात करें। तो फिर सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि जो इस तरह की कमियां रहीं, जो इस तरह के आप पे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, क्या वो कहाँ तक सही है? मतलब जो व्यूअर हैं जो सुन रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में आप उसको प्लीज़ आज थोड़ा बताएं, क्या था मतलब सब चीज़ें? देखो, ये जो कंट्रोवर्सी जो चीज़ें पैदा होती हैं उसका जो सबसे मुख्य कारण रहता है खासकर इस ट्रस्ट में। हम कोई भी सामाजिक जब कार्य करने के लिए निकलते हैं तो भाई देखो सीधी सी बात यह है कि हमारे बेटी की शादी तो है नहीं कि भाई मैं जाऊँ और आपको इन्विटेशन दे के आऊँ या आपको फ़ोन करूँ बार बार कि भाई तुम्हें आना है। हम कोई भी जब इवेंट करने जाते हैं तो हमारे जो इवेंट्स की जो एक तरीका है वो ये है कि भाई हम ऐसे लोगों को जोड़ें जो खुद चल के आए, क्योंकि
आप जबरदस्ती किसी से कोई चीजें एक बार तो करवा लोगे लेकिन बार बार नहीं करा पाओगे। लोगों की जो है ना ईगो, भाई हमसे नहीं पूछा गया, हमें स्टेज पे बुला के पगड़ी नहीं पहनाई गई, ये 50 तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोग क्या सोचते हैं कि कोई चीज़ जब कामयाब होने लगती है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये एक बहुत मतलब बुराई रही, मान लो इसे जो भी आप मानना चाहें, एक दूसरे की टांग खींचना ये अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो अपने लिए बता दूं, जो लोग मेरी टांग खींचते हैं या जो मेरी आलोचना करते हैं या मुझ में कमियां ढूंढते हैं, मैं उन्हें कभी अपना दुश्मन नहीं मानता भाई। मैं उन्हें अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता हूँ। कारण वो इंसान होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बैठकर मुझ में कमियां ढूंढते हैं, और जब वो मुझ में कमियां ढूंढकर किसी दूसरी जगह जाकर उन चीज़ों को बताते हैं, जो भाई देख आज उसने जो कुर्ता पजामा पहन रखा था उसके साथ उसने चप्पल पहन रखी थी, अगर जूती पहनता तो और स्मार्ट लगता। उसने मेरी कमी ढूंढी, मैंने तुरंत जूती खरीदी और पहन ली। कहीं ना कहीं वो मुझे परफेक्ट कर रहे हैं, तो मैं तो भाई उनको अपना शुभचिंतक मानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरी आलोचना करें और मुझ में कमियां बताएं और मैं परफेक्ट हूँ। किस किस मुद्दे को लेके जो गुर्जर महोत्सव के ऊपर बात रखी गई, तो क्या क्या मुद्दे थे और वो क्यों हुए, कहाँ से चीज़ें शुरुआत हुई? जो सबसे पहला मुद्दा जो स्टार्ट हुआ वो ये था कि गुर्जर महोत्सव ने चीज़ें ऑर्गेनाइज की, जो कलाकार आने वाले हैं, स्टेज पे जो चीज़ें परफॉर्मेंस हुई, अगर आरोप लगा रहे हैं तो कोई स्टेज की ऐसी वीडियो दिखाएं जहां पर गुर्जर महोत्सव की टीम की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिस पर आप उंगली उठा सकें। पहली चीज़, ठीक है। गुर्जर महोत्सव एक मेले का रूप ले चुका है और बहुत बड़ा मेला, ठीक है। मेले को देखने गुर्जर भी आ सकता है, अदर जाति के लोगों का भी स्वागत है, वहाँ पे लोग आते भी हैं देखने के लिए। उस मेले में कोई व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो या कोई बच्चा हो या जवान हो, वो जब उस मेले में आ जाता है तो जहाँ 10 से 12 लाख लोग उस मेले में घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या हम हर चीज पर नजर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। बिल्कुल। आप वहां पर अपनी शर्ट उतार के अगर घुमाने लगे या कोई भी व्यक्ति वहां पे इस तरह की हरकत करने लगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है? नहीं है ना। बिल्कुल। जो व्यक्ति उस गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति की उस गलत घटना को देख रहा है, वहां पर जो कर रहा है, तो क्या उसको समझाने का फर्ज उनका नहीं बनता? उसकी ये उनके परिवार का, ये उनके समाज का, ये उनका खुद का प्रोग्राम नहीं है क्या? भाई जब वो समाज के नाम से किया जा रहा है तो वहाँ हर व्यक्ति का प्रोग्राम है, तो समझाने का सबसे पहले तो भाई आप ही को समझाना चाहिए। जब आपने कोई गलत चीज जो जिस टाइम वहाँ पे मौजूद है उसको समझाना चाहिए, सीधी सी बात है। और फिर अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई ट्रस्ट की टीम ने कोई गलती की है या कुछ कमी रह गई है, तो भाई तुम समाज के नहीं हो क्या? आओ ना, बैठ के बात करो, भाई ये चीजें गलती है। और भाई हमें तो लोगों की जरूरत पड़ती है। भाई आप कोई प्रोग्राम या इवेंट करने जा रहे हो तो आपको तो लोगों की जरूरत है। भाई तुम आगे खुद क्यों नहीं करते इस चीज को? भाई आपको लग रहा है कि ये चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, ये एक गिलास का पानी अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहे, तो भाई आप करो ना, आके साथ आओ, करो। जब आप करते हैं तभी तो चीजें बिल्कुल बदलेंगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि बिना समझे, बिना सोचे इल्जाम लगाए गए हैं। मैं कसाना जी आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। एक झूठ को 10 लोग बार बार 100 लोगों से बोलें, कहीं ना कहीं लोग उस झूठ पे विश्वास करना थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। अगर आप हल्के से भी गलत हो और आपको घेर लेंगे, और अगर आप सही हो तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। भाई मैं कहने लगूंगा भाई ये पानी गर्म है, गर्म है, गर्म है, सब आ रहे हैं पी के घूट मारे, ठंडे पानी को गर्म बता रहे हैं। जो इसे पिएगा उसको तो पता है ठंडा है। ठंडा है। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ डाल दी, जो लोग उन चीज़ों को जानते नहीं हैं, भाई अगर ट्रस्ट पे आरोप लगाया गया है, भाई ट्रस्ट में इतनी चीज़ें हो गई कि ये सब हो गई, तो भाई देखो मैं तो हर चीज़ में बहुत बारीकी से रहा हूँ। समाज का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी इवेंट प्रोग्राम जिससे समाज का भला हो, भाई जहाँ अगर हमें बुलाया जाता है तो हम पूरी मेहनत से काम करते हैं, चाहे वो कुछ कोई भी हो। हम उन चीज़ों में रहे और हम सब चीज़ों पर नज़र भी थी, हमारी सारी चीज़ें थी। अब लोग कहते हैं भाई इतना सारा फंड आया, ये आया, वो आया, सारी चीज़ें, तो मैं शायद नहीं कहना चाहिए। लास्ट ईयर वाले में करीब 9 लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के मतलब योगदान दिया था। उसमें करीब 8-9 लाख रुपए या शायद 6-7 लाख रुपए उसमें अकाउंट में बचे थे। अच्छा, इतना ज़्यादा पैसा आ गया था। मतलब सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में। अच्छा, फर्स्ट वाले में इतना ज़्यादा पैसा आ गया था। फिर उसके बाद दूसरा इवेंट जो हुआ, क्रांति यात्रा जो की गई थी, 300 शहीद परिवारों को वहाँ पे सम्मानित किया गया था। उन सब में खर्च हो आके दिवाकर विदुषी जी की अपनी जेब से करीब 2 से 2.5 लाख रुपए, अच्छा, उन्होंने अपनी जेब से लगा दिए उसमें। ठीक है जी। जब सेकंड गुर्जर महोत्सव हुआ उसमें 9.5 लाख एक और करीब 14 लाख रुपए का लॉस था। मतलब कंप्लीट होने के बाद दिवाकर विदुषी जी ने वो 14 लाख रुपए जो मेरी नज़रों के सामने जो दिए हैं,
वो 12-14 लाख रुपए का लॉस था सेकंड गुर्जर महोत्सव में। और जिसको भैया चैनल पे कह रहा हूँ, जिसको हिसाब चाहिए हाँ, आओ ना, लेके जाओ हिसाब। बिल्कुल। और जब हिसाब लेने आओ तो जो घाटा हुआ उसमें हिस्सेदारी जरूर दें। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ठोक बजा के कि इतना नुकसान हुआ और वो जेब से भरा है, हाँ और फिर भी क्या तीसरा जो गुर्जर महोत्सव है देखने को मिलेगा लोगों को? भाई देखो, ये तो एक चेन बन गई है, तो अच्छा, ये रुकेगी नहीं? रुकेगी नहीं अभी। अच्छा, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो। कुछ भी हो। अच्छा, क्योंकि हमारा चेयरमैन भाई बहुत कैडे दिल वाला है, वो तो कह देता है चाहे मुझे 100 गज का प्लॉट बेचना पड़ जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कमेटी उठा लूंगा सारी मैं। अच्छा। दूसरा चीज, लेकिन जो दूसरे स्टॉल को लेके काफी जो गुर्जर समाज के लोग थे, किस चीज को लेके? जो स्टॉल लगाए गए थे वहाँ पे, जी, जी, जी। उनको तकलीफ थी। तकलीफ ये थी कि एक तरीके से गुर्जर महोत्सव गुर्जरों का एक मेला कहा जाएगा, गुर्जर समाज के लोग आ रहे हैं, अन्य समाज के भी थे, पर जो ज़्यादा संख्या थी वो गुर्जर समाज की थी। तो वहाँ पे जो स्टॉल लगे थे मैक्सिमम वो गुर्जर समाज के ना होके बाकी समाज के लोगों को भी दिए गए। और एक तो ये उनका वो था कि भाई जब गुर्जर समाज का मेला है तो गुर्जर समाज को ज़्यादा आगे रखा जाए। दूसरा उनका कहना था कि भाई अगर कहीं कहीं पे तो देखने को हमें भी मिला कि चाय की अगर दुकान है तो यहाँ भी चाय की, यहाँ भी चाय भी, यहाँ भी चाय की, लगातार 3-4 साथ एक साथ दुकानें थी। तो ये थोड़ा सा उन लोगों की तकलीफ थी कि उनको भी नुकसान हुआ है। तो इस पर कुछ जो आपके कमेटी है कुछ सोच रही है, आपकी नॉलेज में इस तरह का मामला है? देखो, जो अभी सेकंड टाइम, पहले भी सारी चीज़ें रही हैं, आपकी बार जो सेकंड वाला था इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन हुई हैं, जिसे हमने एक गलती की तरह एक्सेप्ट किया है कि इस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा अलग तरीके से लेना पड़ेगा, और जिससे चीज़ों का नुकसान भी ना हो और लोग अच्छे से वहाँ पे दुकानें नहीं, मतलब ऐसा जो हुआ है, क्या ये आपको लगता है कि गलत हुआ है? नहीं, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। होता क्या है कि आप गुर्जर समाज से हैं, ठीक है, आप मुझसे आके बोलते हैं कि मुझे भैया यहाँ एक दुकान चाहिए, ठीक है। हम पूछेंगे बाबूजी करोगे क्या उसमें? नहीं भैया मैं पानी की बोतल लगाऊंगा या मैं छोले भटूरे बेचूंगा, ठीक है जी। छोले भटूरे के नाम पे आपने बुकिंग करी और छोले भटूरे बेचने के लिए दुकान ले ली, ठीक है जी। हम क्या देखते हैं, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ था आपने देखा कि हर आदमी, ये सामने बराबर में चाय वाले की दुकान है, बढ़िया चल रही है, सब चाय पी रहे हैं। तो अगले दिन आपने गुर्जर समाज के होने के नाते हमने दुकान दे दी। अब आपने चाय वाला बिठा दिया, ठीक है जी, देखा कि भटूरे की बहुत डिमांड हो रही है, भटूरे वाला बिठा दिया। अब अगर हम आपसे आगे कहते हैं कि आप यहाँ भटूरे नहीं बेच सकते, आप यहाँ चाय की दुकान नहीं लगा सकते, फिर आप दुनिया से कहते फिरोगे कि भाई देख ऐसा कर दिया, मेरे ख्याल पैसा दिए मैंने दिया दुकान लगाने के। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग कुछ चीज़ों में नियमों को दरकिनार कर देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कल इस तरह से ये मुद्दा हुआ, तो ऐसा भी था कि अन्य समाज को भी स्टॉल बांटे गए थे? वो इसलिए एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पे दुकानें, अब की बार हमने जो पूरा इंटायर है वो सारा बुक किया हुआ था कि उसमें दुकानें 400 से ऊपर थी। अच्छा। तो हमने क्या किया था कि जो अपने समाज के लोग हैं उन्हें दे दी पहले। जो बैक साइड का जो पीछे का जो एरिया था, दूर तक जो पीछे हमारी महिला स्टेज थी वहां तक जा रहा था। तो अब हमारे समाज की दुकानें कितनी थी वहाँ टोटल भाई? 50 लग जाएंगी, 40 लग जाएंगी, 350 दुकान वहाँ पे जगह थी। तो क्या करते? बिल्कुल। तो और क्योंकि हमने पूरा इंटायर बुक किया था, सारा पूरा जो उसका एरिया है वो सारा बुक किया हुआ था, मतलब अगर कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा था। हाँ, तो अगर अन्य समाज को ना देते तो आपका जो लॉस है और ज्यादा बढ़ जाता। और बढ़ जाता। हाँ, तो भाटी जी आप गुर्जर महोत्सव के साथ भी जुड़े हैं, जहाँ पे लोग खूब एंजॉय करते हैं, अपनी समाज की संस्कृति को देखते हैं। एक दूसरी तरह पहलू आ जाता है शिक्षा का, तो आप उससे भी जुड़े हुए हैं, गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो वो जो संस्था है किस तरह से काम कर रही है, थोड़ा सा उसके बारे में, जो व्यूअर हैं हमारे सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। मैं इसे जीरो से स्टार्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल। हमारे समाज में एक बहुत फेमस नाम पर्सनैलिटी रही थी जतन भाई, जो जी जी, जतन भाटी जी। जतन भाटी जी वो नहीं रहे, उनकी पुण्यतिथि से हम वापस आ रहे थे। तो ये जो सोच थी, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स बहुत दिनों से इसको लेके, कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे कि भाई कुछ ऐसा किया जाए। तो वहाँ से वापस आके हम एक जगह सब लोग बैठे, तो वहाँ हम 8-10 लोग बैठे हुए थे। तो ऐसी बातें चलने लगी, भाई समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए बच्चों की शिक्षा पे काम करना चाहिए, इन पे काम करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे ये अपनी बात रखी कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई हमें एक स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, आप 50,000 रुपये दे दो या 1 लाख रुपये दे दो, तो वो एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, तो ये चीज़ें रेगुलर नहीं चल पाएंगी। या फिर हम इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि एक टीम जो गाँव जाके लोगों से पैसे लेके आ रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। तो मैं वहाँ पे ये बात रखी कि अगर हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ से शुरुआत करके 6-7 लोग 1,000 रुपये महीना हम दें, ऐसे ही हम एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें 50 लोगों को जोड़ना है और
हमारे पास 50,000 रुपये आएंगे, बिल्कुल। तो हम ज़्यादा लोगों की भी मदद अगर नहीं कर पाएंगे तो हम एक बच्चे की मदद कर देंगे। हर महीने हमारे माइंड में ये रहेगा कि हम छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से बात करके हम निकले, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल की कि भाई क्या किया जाए बताओ। तो वो मुझसे कहने लगे, ये बात मुझे दुनिया भर की नेगेटिविटी और बहुत सारी चीज़ें बोली गई, तो लेकिन मेरा मैं ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। एक रतन टाटा जी हैं हमारे, उन्हें जानते हो, तो वो हमेशा, उनका एक डायलॉग मैंने एक बार सुना था कि जीवन में जब गलती कर दो ना तो उसे गलती मत मानो, उस गलती को सही साबित कर दो, उसमें तब तक लगे रहो। तो मैंने बात की, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हमने टारगेट लिया था कि एक महीने में हमें 50 या 60 लोग जोड़ने हैं, या 20 दिन में, 25 दिन में। तो कहने का मतलब ये कि हमारे सेकंड डे 50 लोग, अच्छा सेकंड डे ही हो गए थे 50? सेकंड डे 50 लोग जुड़ गए। अच्छा। हमने कहा था इसे हम तो बहुत सीमित रखेंगे। लोगों के कॉल आने लगे, भाई हमें भी जोड़, हमें भी जोड़, हमें भी जोड़। तो हमने उसकी तो संख्या, तब तक इसका नामकरण हो गया था? नहीं तब तक कोई नामकरण नहीं था? कुछ भी नहीं तभी हुआ। 50 लोग जुड़ चुके थे? हाँ, मेरे पास कॉल आने लगी, और जो लोग जुड़े हुए थे उनके पास कॉल आने लगी। हमारे नेपाल का सना जी है, अमित राणा जी हैं, सबके पास कॉल आने लगे, भाई हमें भी जोड़ो, हमें भी जोड़ो। हम सब साथ ही थे उस दिन। वो संख्या 100 तक पहुंच गई। अच्छा। अब जब 100 लोगों के पैसे एक अकाउंट में आने लगे, तो उस बंदे को हिसाब भी रखना पड़ रहा था और बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो कहीं एक उम्मीद की किरण भी जगी कि भाई इतनी हाँ, जल्दी 100 लोग जुड़ रहे हैं, तो हाँ, यानी कि आप एक सही दिशा में? हाँ, सही दिशा पे है, और मतलब सही चल रहा है। हाँ। उसी से हमने लोगों की मदद करनी स्टार्ट कर दी। तो फिर हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक पर्सनल व्यक्ति के अकाउंट में पैसा लेना ये गलत हो जाएगा। तो तुरंत हमने सोचा कि भाई, हमने शुरुआत में जब इसकी प्लानिंग करी थी तो हमने ये कहा था, ना तो इसमें कोई बड़ा होगा, ना कोई इसमें छोटा होगा। 1000 रुपये सबको देने, ना कोई इसका अध्यक्ष होगा, ना इसका कोई कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है। फिर हमें जरूरत पड़ी कि इसका एक अकाउंट खुलना चाहिए। तो हमने जाके इसका एक बायलॉज रेडी किया। तो उसमें नेपाल का सना बाबूजी, अमित राणा जी और हम तीनों। तो बाबूजी हमारे आदरणीय हैं, सबसे उम्र में बड़े हैं, और जितनी हमारी उम्र है उससे ज़्यादा वो शिक्षा पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। पूरे देश में उन्होंने जगह जगह जाकर अपनी, मतलब इस उम्र में भी वो आज भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, नो डाउट। बीमार भी रहते हैं तो फिर भी सोचते हैं कि यार मैं कहीं चला जाऊं, किसी की मदद कराऊं, या कहीं जाकर किसी को चीज़ें कर दूं। जबरदस्ती मेरे मित्र भाई ने उनको जबरदस्ती कहने लगे, नहीं 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 नहीं, मैंने कहा जी आप ही रहोगे। हमने उनको जबरदस्ती अध्यक्ष उसका बना दिया। बनाने के बाद उसका अकाउंट खुलवा दिया। अकाउंट खुलवाने के बाद जो 100 की संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब हमारे पास करीब 290-95 करीब लोग, मतलब जो हैं, जो एक्टिव हैं, एक्टिव मेंबर्स। हाँ, जुड़े 300 कुछ थे, जो लोग बीच बाद में जाके फिर थोड़ा वो स्लो हो गए। हमारी ट्रस्ट से गोल्ड मेडल 12, सिल्वर मेडल 7, ब्राउन मेडल 6 और नेशनल फेडरेशन कप 6 और टोटल मतलब 31 मेडल अब तक इस ट्रस्ट के द्वारा आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, MBBS के 3, BDS के 4, नर्सिंग में मेस के 2, स्पोर्ट में 21, BSc 11 और MSc 8, इंजीनियरिंग 1, कोचिंग के 16 बच्चे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें हम कोचिंग दे रहे हैं। बीटेक के 5 हो गए, BEd 8 हो गए, पॉलिटेक्निकल 1 हो गया, BA के 4, BSc के 1, BCom का 1 और BPEd का 1, और जो टीचर्स के कोर्स कर रहे हैं एक लड़की है, 1 है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि 2 वर्ष होने के बाद तीसरी वर्ष स्टार्ट हो गया है। 37 लाख से ऊपर का अब तक ट्रस्ट बच्चों के लिए योगदान कर चुका है। अच्छा, 37 लाख तक दे चुका है अब तक? हाँ, जो ट्रस्ट का अब तक का जो बैलेंस शीट है वो 37 लाख। क्या बात है, इसी वाली। बहुत बढ़िया। तो मतलब जो 2 साल के अंदर ही एक अच्छा अचीवमेंट है। 2 विषय पे आप काम कर रहे हैं, खेल पे और शिक्षा पे। हाँ, इसमें हम बेसिकली स्पोर्ट और स्टडीज इन पे ही देते हैं। जो क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया इसका हमने थोड़ा सा बहुत सिंपल सा भी रखा है, ताकि मदद आराम से पहुंच चुके, नहीं इसको ज़्यादा पेचीदा भी बनाया जा सकता है। जो बच्चा स्पोर्ट में खेल रहा है, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे कम से कम उस पर एक मेडल होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, उन्हीं बच्चों को देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे पे स्टेट और वो भी नहीं होता है, और उसका कहीं स्टेट लेवल पर कहीं पे नाम आ जाता है खेलने के लिए, तो उसकी भी हम हेल्प कर देते हैं, उसके लिए हाँ, डाइट वगैरह। लेकिन उसके पास लेटर होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही फिर एजुकेशन में है, उसमें परसेंटेज हमने सेट कर रखी है कि भाई 10वीं 12वीं में बच्चे के मार्क्स कितने हैं। उसमें क्या है कि उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक की जाती है। उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितनी उनकी ज़मीन है, कितना उनका किराया आता है, उनकी जो घर का जो आमदनी है वो कितनी है, क्या है। फिर उसके गाँव के लोगों से उसके बारे में जानकारी ली जाती है। क्या पता इसका कोई
कमाई का स्रोत कहीं बाहर हो। तो पूरी तरीके से वेरिफिकेशन की जाती है, और वेरिफिकेशन को भी हमने 2 पार्ट में बांट रखा है कि 2 टीमों को दिया जाता है। तो इसका डिसीजन कौन लेता है कि भाई कोई एक सिंगल बंदा ले लेता है कि इसको दिया जाए, या सबकी नहीं सर, सहमति से कैसे? हाँ यही तो सबसे इसकी खूबसूरती है। यहाँ पे जब वेरिफिकेशन होके सारी चीज़ें, जो टीम है अलग अलग सबके काम बांटे हुए हैं, तो जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो हमारी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जैसे 10, 20, 50 जितने भी लोग आए, वो सारे लोग फॉर्म वहाँ पे रख देते हैं। उन फॉर्म में सब अपने तरीके से कि भाई एक देने लायक है, इसको देनी है, इसको नहीं देनी, तो पूरी प्रॉपर तरीके से जो उस मीटिंग में उस दिन जो लोग जुड़े होते हैं उनके कहने पे सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ अगर जो आपसे जुड़ना चाहे तो क्या तरीका है आपसे जुड़ने का? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो हमारी ट्रस्ट की तरफ बढ़ें और हमसे योगदान लें। मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई शर्म, इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि आप इस ट्रस्ट से पैसा लेके पढ़ना चाहते हैं। भाई अगर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती तो तुम गाँव को बताते कि मुझे तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया पढ़ने को, भाई देखो बच्चा हमारा इतना तेज है। अरे आपकी समाज की ट्रस्ट आपको पैसा दे रही है तो आप इसे ऐसे लोन लेके लोन मान लो। भाई आज जब तुम कामयाब हो जाओगे तो जितना तुमने दिया उससे 6 गुना देना दूसरे बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें बिल्कुल भी उनको शर्म नहीं माननी चाहिए। अब हमारे जो एनसीआर के बच्चे हैं वो इस पैसे को लेना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि यार यहाँ से पैसे ले लिए तो मेरे पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे गांव के लोग क्या कहेंगे। वह कुछ नहीं कहेंगे, इस चक्कर में भविष्य खराब हो रहा है, कुछ नहीं कहेंगे वो। भाई तू जब कामयाब होकर आएगा ना, लीली बत्ती लगा के जब तू गाँव में घुसेगा, चाहे कहीं से भी तूने पैसे लिए हो, चाहे फिर तू इस ट्रस्ट को जो ना 200 एकड़ जमीन गिफ्ट कर दी हो, लेकिन भाई करो तो सही। सबसे अच्छी बात तो आपने कही कि भाई इसको आप लौटा सकते हो। भाई आप इस ट्रस्ट के मेंबर बनोगे, फिर दूसरे लोगों की मदद, बस यही उसको लौटाना, वही है। हाँ, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे इधर एनसीआर के लोग बहुत इस चीज में झिझक मानते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो भाटी जी, जो आपने बताया कि ये गुर्जर कल्चर और ये गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर वाला, ये दो इतना समय मिल जाता है आपको अपनी रियल लाइफ में? किस तरह से फिर आप मैनेज करते हैं कि भाई इसको भी मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है? तो थोड़ा सा अपना भी तो बताएं। मेरा गांव नोएडा का सबसे बड़ा गांव है, गांव सलारपुर जी। हाँ, मैं अपने नाम के साथ सुरेंद्र गुर्जर सलारपुर लिखता हूँ। मेरे गांव का नाम ही पीछे वाला लास्ट और वही है। गुर्जरों के जो बेसिकली जो काम होते हैं रेंटिंग वगैरह के, वो तो होते ही हैं। मेरा जो अपना काम है, हम फार्म हाउस डेवलप करके बेचते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फ्लैट बनाते हैं। तो ये जो काम है इनके, इसमें बहुत एक लोगों की टीम होती है पूरी प्रॉपर, कि भाई मार्केटिंग वाले मार्केटिंग कर रहे हैं, मैनेजर उनके ऊपर नजर रख रहा है, वो चीजें बेच रहे हैं। हमारा काम क्या होता है कि ऑफिस में बैठे रहना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे फोन से सॉल्यूशन दे देना, और जो फोन से नहीं हो रही है तो हमें लोकेशन पे जाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस दौरान मुझे टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, ज्यादातर हम बैठे ही रहते हैं। तो उसका तरीका है तो उसको गलत जगह लगाया जाए, सही जगह लगाया जाए। तो उस समय को मैं इन चीजों में यूज कर लेता हूँ। तो आपने बात की, आप कहीं ना कहीं आपने कहा कि नोएडा का सबसे बड़ा गांव आपका पड़ता है, तो एनसीआर के गुर्जरों की थोड़ी छवि अलग ही है, क्या कहोगे? क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई जवाब ही नहीं दे सकता इस बारे में। आपको मतलब अन्य समाज में भी, समाज के लोगों में भी, भाई एनसीआर के लोग तो गुर्जर ऐसे हैं ऐसे हैं, तो उसको क्या कहोगे आप? होता क्या है, अच्छी चीज़ों को आप कभी भी नहीं फैलाओगे। थोड़ा सा एनसीआर के जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी ठीक है, कुछ चीज़ें वो नासमझी में कर देते हैं, लेकिन इन चीज़ों में बहुत सुधार आ रहा है। और एक होता है कि बिना देखे आपने, जैसे आप अभी ये मानो कि आप सहारनपुर से यहाँ आते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ आप 2 साल से 3 साल यहाँ नोएडा में रहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो और फिर उन चीज़ों से अपनी एक सोच बना लेते हो, और वो चीज़ आपने आगे डिलीवर कर दी। तो जो चीज़ डिलीवर करी वो डिपेंड करता है कि वो डिलीवर करने वाला व्यक्ति है कौन। जैसे कि आप कहीं बैठ के, आप मीडिया से हैं, अभी आप 4 जगह बैठ के मेरे लिए बोलते हैं जो कि यार वो व्यक्ति मेरे लिए यहाँ इंटरव्यू पे आया हुआ था और बड़ी ईगो थी यार उसमें, तो चाहे ना भी हो, तो जब आप जिन लोगों से कहोगे तो वो आगे से जो कि यार कसाना जी बता रहे थे यार उस आदमी में तो बड़ी ईगो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो एनसीआर है, अब हर चीज में सक्षम है, पैसे से, रुतबे से, गाड़ियों से, हर चीजों से। एनसीआर वालों की तुम तारीफ उस चीज में नहीं करते, भाई एनसीआर ने कितने जज दे दिए, कितने खिलाड़ी दे दिए, कितने आईपीएस दे दिए, उन चीजों पर क्यों नहीं करते हो भाई एनसीआर वालों की बढ़ाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई उन पे भी चर्चा करो। भाई अगर सपोज करो एनसीआर हो या कहीं भी हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ यार, हर जगह तुम्हें गलत इंसान मिल जाएगा। बिल्कुल। तो हमें उसी चीज से क्यों जज किया जा रहा है? भाई अच्छी चीज से भी तो करो। भाई नॉर्मली एजुकेशन ट्रस्ट भी तो एनसीआर से ही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इन चीज़ों की चर्चा क्यों नहीं करते? ये जो कहना होता है कि भाई जमीनें बेच दी इसलिए पैसा आ गया इसलिए दिमाग खराब है, तो वो गलत है कहीं ना कहीं कहना। अरे मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी अपनी ज़मीनें बेचें। ज़मीनें बेच के कितने दिन अपना काम चला लोगे आप? बिल्कुल नहीं चल सकता। नहीं चल सकता ना। बिल्कुल। ज़मीनें भाई, यहाँ लोग काम करते हैं, सबके कारोबार है, बिजनेस है, जब भी सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। आपने ज़मीनें बेची, आपने एक बड़ी सी कोठी बना ली और अपने जो आपने अपना जो लेवल है वो थोड़ा अपग्रेड कर दिया। अब उस लेवल को मेंटेन कैसे करोगे भाई? बिल्कुल। उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ लोग काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्राफ इतना ज़्यादा है कि भाई ऐसी चीज़, ऐसे लोग ज़्यादा हैं कि जिनकी वजह से एनसीआर को बदनाम किया जाए। चलिए एक भाटी जी, एक बात आप भी बताओ, नौकरी पेशे वाले को ने तो बड़ा कहा है कि यार गुर्जर वर्ड लगाने से दिक्कतें हुई हैं। सुरेंद्र गुर्जर, आपने बताया कि मैं सोनारपुर लगाता हूँ, तो आपको भी कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई? क्योंकि आपका तो अपना बिजनेस था, अपनी सब चीज़ें थी, तो कोई ऐसा वाकया आप भी कुछ बताना चाहें कि गुर्जर लगाने से दिक्कत हुई हो? गुर्जर लगाने से दिक्कतें कहीं नहीं आएंगी, कोई उल्टा फ़ायदा ही होगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं और आपकी जो काबिलियत है वो उस लेवल पे नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो आप गुर्जर लगाएं या ना लगाएं, आपको परेशानी हर जगह ही होगी। ठीक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने विवेक भाई को ले लो, विवेक हुन जी, अटारी बॉर्डर। जी, जी। अब वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हर जाति का व्यक्ति है, अधिकारी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके अंदर जो काबिलियत है, जब वो परेड करते हैं तो आपने देखा ही होगा वीडियोस में, आप वहाँ जाके भी देखें क्या जोश उड़ता है। अब एक चीज़ बताइए, जब उस बंदे के अंदर काबिलियत है तो उसकी जाति से नहीं, उसकी काबिलियत से उसे पहचाना जा रहा है। जाति से हमारे ब्लड में है, चीज़ें हैं, हमने जन्म लिया है, लेकिन बंदे की काबिलियत भी देखी जाती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये पूरी तरह सत्य भी नहीं है कि कहीं ना कहीं कई जगह इन चीज़ों से नुकसान भी हो जाता होगा, तभी लोग पहले गुर्जर और अपना गोत्र चेंज कर लिया, वर्मा या कुछ और लगा लिया, तो लोग बचते थे उस चीज़ से। बिल्कुल। लेकिन अब इस चीज़ पे अपने आगे गुर्जर लगाना, गोत्र लगाना बड़े गर्व का काम है। गर्व का काम है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं नहीं मानता कि लगाना चाहिए यार। एक बात बताओ, आपने हमारे हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी में मारवाड़ी और भाई अपने सरदार पंजाबी लोग आते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा कि मारवाड़ी अपना भोजन छोड़ के पिज्जा खा रहा है, ये अपनी संस्कृति को छोड़ रहा है, ये अपने जो सेवा भाव है उसको बदल रहा है? सरदारों को देख लीजिए, आपने कभी उनको देखा है कि अपने कल्चर को चेंज करके कुछ और पहन ले हो और अपनी भाषा को छोड़ के कुछ और बोल ले, जो कि यार मैं थोड़ा मॉडर्न लगूंगा यहाँ पे, जरा थोड़ा वैसे, वो अपनी भाषा में बोलेंगे, नहीं छोड़ेंगे अपनी भाषा को। भाई हमें तो गर्व होता है, हम हिंदी बोलते हैं या अपनी गुजरी भाषा बोलते हैं, हमें तो अच्छा लगता है। जैसे आज आप एनसीआर में बैठे हैं और एनसीआर में रह हुए हैं, लेकिन कुर्ता पजामा जूती आज भी देखने को मिल रही है। भाई सीधी सी बात है, देख, अगर आप मुझसे, हमें इंग्लिश सारी चीजें, भाई हम रह रहे हैं, सब कुछ पता भी है, करते भी है, लेकिन अपने आप को थोड़ी देर के लिए आपके सामने मॉडर्न दिखाने के लिए मैं अपनी गुजरी भाषा को छोड़ दूं? बिल्कुल, मैं नहीं मानता भाई। गुर्जर समाज में भी हर तरह के लोग हैं। कुछ हमारे किसान भाई हैं जो लो लेवल पे हैं, लगे हुए हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, कुछ अच्छे लेवल पे लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारी क्या उन लोगों की नहीं बनती कि एक ओहदे पे बैठते हैं, पहले स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाब हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं समाज को पीछे छोड़ देते हैं, आते भी नहीं उसके काम में या कुछ उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? तो ऐसा कुछ है या मतलब सब चीज़ें ठीक हैं? उनकी मजबूरी हो जाती है। मैं ये मानो पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं अधिकारी रैंक पे हूँ, सरकार तो मेरे घर की नहीं है, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, और हमारे गुजरों के उनसे मामले क्या बढ़ेंगे? फिर एक नहीं, फिर दो नहीं, फिर 10, 20, 50। और जब आप एक अधिकारी रैंक पे बैठे हुए हैं ना, तो आपके ऊपर भी सीनियर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी भी होती है। और फिर आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या दूसरी जो कम्युनिटी के लोग आपके साथ जो काम कर रहे हैं, तो वो सीनियर अधिकारियों को सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, जी मुझे ये गुजरों का फेवर ले रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और फिर गलती से अगर किसी गलत इंसान की मदद कर दी तो उसी चीज़ से फिर उनके ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कहते हैं कि वो लोगों की मदद नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग एक जैसे नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी आप ये डाल दो ना कि मैं फलाने रोड पे खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी में पंचर हो गया, तो विद इन मैं कह रहा हूँ 30 मिनट में आपके पास कोई ना कोई मदद के लिए पहुंच जाएगा। बिल्कुल। हमारे समाज की एक बहन है, IPS है, वो दिल्ली के लिए आ रही थी चंडीगढ़ से, उनकी गाड़ी खराब हो गई, उन्होंने एक पोस्ट डाली, हमारे समाज के
विकिपीडिया या गुजरों का गूगल या उन्हें कुछ जो भी पाते दो उनके लिए छोटी है, उनको उन्होंने वो पोस्ट पढ़ ली। अब उन्होंने पोस्ट पढ़ने के बाद तुरंत 4 लोगों को कॉल मार के, वहाँ पे एक भैया हमारे वहाँ पे क्राइम ब्रांच में है, एक पुलिस में है, तो 3-4 लोगों को फोन मारा, ये लोकेशन है, ये चीज़ है। तो वहाँ पे 3-4 अपने समाज के लोग वहाँ पे पहुँचे और उनकी गाड़ी में जो पंचर या जो भी समस्या थी उस समस्या को सोल्यूशन किया और उन्हें वहाँ से बाइज्जत कुछ खिला पिला के वहाँ से विदा कर दिया। जिस तरह का आपने एक उदाहरण दिया, इसलिए मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में सबने देखा कि गुर्जर जो संस्था है सहारनपुर की, गुर्जर भवन पे वहाँ की टीम ने भर्ती हुई थी, पुलिस भर्ती में काफ़ी अन्य समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के वहाँ पे रोका भी गया, वहाँ पे उनकी सेवा पानी भी की और काफ़ी अच्छा योगदान दिया जगह जगह पे गुर्जर समाज ने। सहारनपुर के जो गुर्जर भवन के लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। ऐसे ही हमारे फतेहाबाद का हो गया, चंडीगढ़ में बहुत सारे गुर्जर भवन है जो अच्छा काम कर रहे हैं। जो गलत है उसको गलत कहना आना चाहिए, लेकिन गलत कहने का तरीका उससे पहले आना चाहिए। गलत को गलत किस तरीके से कहना है उसका तरीका उससे पहले आना चाहिए, और उसको किस तरीके से कहना है वो उससे पहले आना चाहिए। दुख के साथ ये कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, जो बाकी गुर्जर भवन जिनका मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, कि वो भी अपने अंदर अगर बदलाव ले आए तो ठीक है। और आने वाले समय में जो युवा है ना, ये चीज़ों को भूल जाता है कि भाई हमारे बुजुर्ग हैं, गलती कर रहे हैं, इनको चुपके से इनका सम्मान भी करना है और मुंह पे नहीं बोलना है। ये युवा जब जवाब देना शुरू कर देगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। मतलब कहीं ना कहीं उनको मजबूर किया जा रहा है इस तरह से। भाई आप यहाँ पे बैठ गए और तुम इन चीज़ों पे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, किसी समाज की मदद। भाई गुर्जर भवन या कोई भी संस्था जो समाज के नाम पे चलाई जा रही है उस पर पूरे समाज का हक होता है, समाज का जो पैसा ही तो लगता है उसमें। बिल्कुल, काफ़ी सक्षम है गुर्जर समाज दिल्ली NCR में जी ठीक है। नोएडा में गुर्जर भवन ना होना, ये क्या कहेंगे? मेरी जीवन की ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आप जैसे भाइयों का प्यार साथ बना रहा तो ये सपना भी पूरा करेंगे जल्द। तो और कुछ यूथ को कुछ कहना चाहेंगे जो अपना इधर उधर भटकता रहता है या कहीं अच्छी दिशा में थोड़ा निकल जाए, तो कुछ अगर कुछ कहना चाहें? मैं यूथ से तो भाई सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, जो पॉलिटिकली जो चमचागिरी टाइप बोल दो ऐसे, या ये सोच के कि भाई जैसे हमारे समाज के रविंद्र भाटी जी हैं और ये सतेंद्र रवाना जी हो गए और जितने भी यूथ के हमारे राजकुमार भाटी जी हो गए, लोग ये तो देख लेते हैं कि इनका रुतबा देखो कितना बड़ा है यार। जब ये चलते हैं तो 10,000 लोग पीछे चलते हैं, गाड़ियों का काफिला लग जाता है, या अधिकारियों के सामने खड़े हो जाते हैं तो अधिकारी हिलने लग जाते हैं, तो ये वो चीज़ देख लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनका संघर्ष कितना लंबा है, इनका तरीका कितना लंबा है। संघर्ष तो देख ही नहीं पाए, वो देख नहीं पाए। अब आप देख रहे हो कि भाई ये कौन है जो कि फलाना डॉन है, अब वो डॉन भाईजान हो रही है, कुछ भी चीज़ फिल्मों में दिखाते हैं जैसे। अब आदमी सोचता है कि अब तू भी क्रिमिनल बन, तेरा भी ऐसे रुतबा होगा। तो कई बार हम अपना जो आइडल है ना उसे चूज करने में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। यार तुम जाके तुम अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी दुकान खोल सकते हो या कहीं पे अच्छी जॉब कर सकते हो, लेकिन आपने पैसे से सक्षम हो, परिवार ठीक ठाक है, एक गाड़ी ले ली बड़ी सी, भैया कुर्ता पजामे सिलवा ली हमारी तरह और नेताजी के साथ झंडा लगाया और उसमें लग गए। 10 साल 20 साल 30 साल में सारा सब कुछ बराबर कर दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी काम को भी छोटा बड़ा ना समझें जिस काम में आपका आत्मसम्मान ना गिर रहा हो या आपको अंदर से छोटा फील ना हो रहा हो। कोई भी छोटा मोटा काम जरूर करें, खुद नहीं कर सकते तो किसी के साथ मिलके करें, लेकिन करने की कोशिश जरूर करें। ऐसा नहीं है हमारे जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें टाइटेनियम बताया जाता है, जैसा लोग कहते भी हैं, जो हमारे बॉडी में टाइटेनियम है, तो भाई उसका मिसयूज ना करें। हाँ, उसका मिसयूज ना करें और उसे अच्छी जगह लगाएं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी, आपने धन्यवाद समय दिया। और आज की जो बातचीत गुर्जर महोत्सव को लेके भी आपने बड़े बेबाक तरीके से रही, और आने वाला जो गुर्जर महोत्सव तृतीय होगा, शानदार होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक और नया पॉडकास्ट सुरेंद्र भाटी जी के साथ। गुर्जर महोत्सव को जो वाद विवाद हुए सब पे इन्होंने खुल के कहा किस तरह से गुर्जर समाज को लेके ये ट्रस्ट काम कर रहा है, चाहे वो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट हो, या बाकी इनके जो भी अपने कार्य हैं। गुर्जर भवन के लेके भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बात रखी। तो ऐसी ही गुर्जर समाज की जो खबरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। धन्यवाद।